नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जासूस होने का मतलब क्या है? इसका क्या ये मतलब है कि कोई आपको सैन्य दस्तावेज लेना है? क्या इसका मतलब ये है कि आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की कोई फोटो लेनी है? क्या इसका मतलब ये है कि आपको कोई नक्शा लेना है? क्या इसलिए आपको जासूस कहा जाता है? एक आम आदमी जिसकी रक्षा मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना या स्थल सेना तक पहुंच नहीं है, उसे हम जासूस किस तरह से कह सकते हैं? क्योंकि आजकल ये बात काफी लोग कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा जासूस नहीं है। जी हाँ, हम ज्योति मल्होत्रा की आज बात करेंगे। और जब हम जासूस होने से जुड़े कुछ मामलों की बात करते हैं तो ज्योति मल्होत्रा जासूस है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जब हम पाकिस्तान से जुड़े लोगों की बात करते हैं, जिनके साथ हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड देशभक्त, हमारे कुछ युवा कुछ जानकारी दे रहे हैं, और वो भी अत्यंत संवेदनशील जानकारी, तो यहाँ जासूस शब्द जुड़ जाता है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपको किसी देश को दबाना है, आपको लड़ना है, और आप आमने सामने नहीं लड़ सकते, आपको लगता है कि आपके पास आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आप छद्म युद्ध की रणनीति अपनाते हैं। और प्रॉक्सी वार की रणनीति कहती है कि जो भी जानकारी आपको उस देश से मिलती है और उस जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो उस देश में बहुत ज्यादा अशांति फैला सकते हैं। और पाकिस्तान इस रणनीति को अपना रहा है। ज्योति मल्होत्रा या हमारे बॉर्डर के आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? सिर्फ 12 या 13 लोगों को। और जो 12-13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें क्या समानता है? उनमें कुछ समानता है, जैसे कि वो सारे के सारे युवक हैं, युवा हैं, जवान हैं, और वो बॉर्डर एरिया के पास में रहते हैं, मतलब उसके आसपास, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। और ये सभी बहुत ही नजदीकी घरों से आते हैं, बहुत ही आसपास जो बॉर्डर के नजदीक के घर हैं वहां से आते हैं। और इनमें से एक समानता और भी है कि ये लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ज्योति मल्होत्रा, अगर आप उसकी पृष्ठभूमि देखें, उसके बैकग्राउंड देखें, तो बहुत कि ज्योति अच्छे मध्यम वर्ग से नहीं आती, मतलब अपर मिडिल क्लास से नहीं आती, वो लोअर मिडिल क्लास की है, वो बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग से आती है। जब हम ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं तो ज्योति मल्होत्रा को जासूस क्यों कहा जाता है, या उन्हें उसे जासूस क्यों कहा जा रहा है? तो वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, और जब वो पाकिस्तान जाती है और वहां के लोगों के साथ में जाती है, जो वहां के लोग हैं जिन पर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को शक होता है, तो हमें लगता है कि इन खुफिया एजेंसियों के साथ ज्योति मल्होत्रा किसी तरह से हमारे देश की कोई जानकारी तो नहीं दे रही। इस दौरान हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो उस पर नजर रखती हैं, और सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि जासूसों की लिस्ट में आने वाले कई लोगों पर भी, जो पाकिस्तान आते जाते रहते हैं या पाकिस्तान के लोगों से बात करते रहते हैं, क्योंकि +92 नंबर जो है वो हमारे इंटेलिजेंस के रडार पर रहता है। तो जैसे आपका कॉल आ रहा है या आपका कॉल जा रहा है, देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से संपर्क बनाए हुए हैं, चाहे वो रिश्तेदारी की वजह से हो, दोस्ती की वजह से हो, वजह चाहे जो भी हो, हमारी इंटेलिजेंस उनका विश्लेषण करती है, और उसके बाद वो उन लोगों पर कड़ी नजर भी रखती है, और इस कड़ी नजर रखने के लिए विश्लेषण तय करती है, उसको वो विश्लेषित करती है कि इसमें क्या चीजें हैं। और ज्योति मल्होत्रा उनमें से एक थी। अब ज्योति मल्होत्रा खुद ही अपना वीडियो अपलोड कर रही थी, चाहे वो दानिश के साथ का अपलोड वीडियो अपलोड करा हो, या उसके साथ इफ्तार पार्टी का हो, या कुछ ऐसे लोगों के साथ अपलोड कर रही है जो हमारे इंटेलिजेंस के रडार पर थे कि वो कहीं पाकिस्तानी जासूस है। अब आप पाकिस्तानी जासूसों के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ क्या फोटो अपलोड कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी में जा रहे हो, तो आपको तो रडार पर आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचता। जब किसी भी देश में युद्ध की स्थिति होती है या युद्ध छिड़ जाता है, जैसे कि हमारा और पाकिस्तान का, तो ऐसी स्थिति में सूचना लेना और देना बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। तो लोग वहां गलतियां करते हैं, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट जासूस तो होते नहीं। ये संपत्तियां बहुत जल्दी में बनाई जाती, इनको बहुत जल्दी में दुश्मन देश जो है वो एक्टिवेट करता है। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को बनाने का कारण ये है कि मुझे पैसे मिले, इसलिए इस कारण से बनती हैं कि ये सोचते हैं कि मुझे पैसा मिले, मैं घूमूं, पूरा यूट्यूब दुनिया में मैं पहचाना जाऊं, मेरे दर्शक बढ़ें,
और इस सब लालच की वजह से वो जन्मजात जासूस नहीं होती, बल्कि जासूस का पैसा पैसा वो अपना लेते हैं। जो लोग पहले दिन से जासूस का पैसा पैसा बनना चाहते थे, वो प्रथम दृष्टा बन गए हैं। तो जब पुलिस या एनआई या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उन्हें पकड़ती है, तो प्रथम दृष्टया गड़बड़ हो जाती है। जब आप उनका मोबाइल हाथ में लेते हैं और वहां देखते हैं कि आपने जो जासूस रडार पर रखे थे, जैसे कि शाकिर, उसका एक हैंडलर था ज्योति का, उसने अपना नाम अपने मोबाइल में उसका क्या कहते हैं, जासूस का जो पाकिस्तानी था, उसका नाम, उस शाकिर जो था, उसने उसका नाम अपने मोबाइल के अंदर में जेट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था। ये पहले दफा देखने में लगता है कि आप किसी और नाम से किसी व्यक्ति को छिपा रहे। जब यहां से जांच शुरू होती है, उस दौरान पहलगाम पर हमला होता है। 26 निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं, धर्म पूछकर मारे जाते हैं। जब उस पर जांच होती है तो पता चलता है कि सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम के कुछ वीडियो डाले थे। अब वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, तार जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि आप लगातार पाकिस्तान जा रहे हैं। तो सवाल ये भी आता है ये कहना कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से, कुछ लोग कहते हैं इस चीज को, मैं वो कह रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं मतलब ज्योति मल्होत्रा, और आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आप वहां के लोगों की तारीफ कर रहे हैं, आप वहां के खाने की तारीफ कर रहे हैं, आप वहां के दूतावासों की पार्टी में जा रहे हैं। क्या ये किसी को जासूस होने के लिए पर्याप्त सबूत है कि ये ज्योति मल्होत्रा के फेवर में बोल रहे हैं? तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये किसी को भी जासूस बनाने के लिए, कहलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को जांच के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त सबूत है। और अभी पुलिस ने उसे जासूस नहीं कहा है, पुलिस ने उस पर अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई है। अभी तो सिर्फ जांच चल रही है। अभी जांच में उसका लैपटॉप, मोबाइल, सब कहते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जानकारी आएगी, रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद स्पष्टीकरण आएगा, विश्लेषण किया जाएगा कि क्या वाकई ये हमारे देश की कोई जानकारी है इसके अंदर में, जो संवेदनशील है, जो बॉर्डर एरिया की है, जो आर्मी की है, क्या वो उन हैंडलर्स को दे रही थी। अब दूसरा सवाल जो इसमें उठता है वो ये कि वहां की पुलिस का अपडेट आया है, स्टेटस रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि ज्योति मल्होत्रा कोई आतंकवादी नहीं है। उसके पास से कोई मिलिट्री डॉक्यूमेंट नहीं मिले, रक्षा मंत्रालय से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। इसका साफ मतलब है कि उसकी वहां तक पहुंच नहीं थी, या वो वहां तक नहीं पहुंची। ऐसे में उसे जासूस कह रहे हैं। जासूस की परिभाषा क्या है? क्या जासूस सिर्फ इतना ही होता है कि आपने सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की फोटो खींची और नक्शा भेजा, या ये सब बताया, या इसके अलावा कुछ और है? तो इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर जासूस से समझें तो किसी भी जगह से जानकारी जुटाना जासूस का काम होता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब ज्योति मल्होत्रा कुछ वीडियो अपलोड कर रही थी, अब वीडियो अपलोड करना गलत नहीं है, उसके पास में 300-400 वीडियो हैं, और इन सारे वीडियो में एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आप ज्योति मल्होत्रा को कह सकें कि वो जासूस है। लेकिन अगर आप इसके वीडियो का गहराई से अध्ययन करेंगे, गहराई से चेक करें, तो आपको लग सकता है कि हो सकता है कि वो जासूस हो। लेकिन कैसे? मान लीजिए आपने पहल नाम से एक वीडियो बनाया उस जगह पर जहां पर्यटकों की हत्या हुई थी। आप दिखाते हैं कि कितनी दूरी है, आपको कितना चलना है, इसका प्रवेश द्वार कहाँ है, निकास कहां पर है, प्रवेश कहां है, सेना कहां है, पुलिस कहां है, कितनी दुकानें हैं, कौन दुकानदार लोग हैं, ये आप अपने वीडियो में बना रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे। लेकिन जब आप उस वीडियो को अपने हैंडल्स को भेजते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, किसी दूसरे माध्यम से, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये डाल दिए जाते हैं कि मैंने ये वीडियो बनाया, ये बहुत अच्छा वीडियो है, पहलगाम आए, आकर देखें, पर्यटक वहां घूम रहे हैं, ये इतना सब कुछ पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई। लेकिन उसके बाद आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा कि वीडियो ठीक से देखिए, मैंने आपको दिखाया कि वहां कोई सेना नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, किसी दूसरे रूट से ये जानकारी पहुंचाना, उस जानकारी को पकड़ना, उसे जांच कहते हैं। यानी एक अहम बात यह है कि आपका रूट क्या है, आप कौन से रूट से जानकारी दे रहे हैं, यह आपको शक के दायरे में ला रहा है, जासूसी के दायरे में ला रहा है। बिल्कुल, देखिए हमला हुआ है।
हमला हुआ है, 26 लोग मारे गए हैं। उसके बाद दानिश की पार्टी, जो आप बाली में घूम रहे हैं, वो आपकी फुटेज है। आपकी फुटेज कहती है कि वहां आप आलीशान जिंदगी जी रही हैं, लेकिन वो आलीशान जिंदगी जो है वो आपकी कमाई से कहीं पर भी मेल नहीं खा रही, क्योंकि आप निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। और जब आप निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं, तो आपकी कमाई साफ दिखती है। किसी की भी कमाई कहीं से भी छुप नहीं सकती, क्योंकि कमाई किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रही है। तो उनके पास एक यूट्यूब चैनल था, मान लीजिए एक सोर्स ऑफ इनकम था ज्योति मल्होत्रा। उस हिसाब से जो भी उसको मिल रहा था, 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीना, वो कमाई और जो खर्चा दिख रहा था इंटरनेशनल लेवल पर उनके ट्रेवलिंग के दौरान, वो मैच नहीं कर रहा था। लेकिन वो बहुत क्लियर कट है। उसने कहा कि उनको यूएई की कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है। इसमें उन्होंने माना कि उनको स्पॉन्सरशिप मिली है, जिसने यूएई से पैसे दिए, वो कंपनी कहीं पाकिस्तान से तो नहीं जुड़ी है। क्योंकि देखिए, अगर आप स्पॉन्सर हैं तो आप किसी को पैसा नहीं देंगे, पाकिस्तान सीधे पैसे नहीं देगा किसी भी कीमत पर। अब अगला सवाल यह आता है कि सारी जानकारी दे रहे हैं जो वीडियो से जुड़ी हैं, इसमें आर में देखिए, ये सब बहुत आसानी से जितनी चीजें चैनल पर दिख रहा है। जब हमने देखा तनाव की स्थिति, इतनी सारी चीजें, उनको हमारे एयरबेस के बारे में पता चला, उनको हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी जो भी गूगल पर है, तो उसमें इसने क्या जानकारी दी जिससे कि उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो उसका जवाब ये है कि ये एक जांच का हिस्सा है। इस वक्त हम नहीं कह सकते और आप भी नहीं कह सकते कि हमने क्या जानकारी, क्या इसने उनको क्या जानकारी दी और कौन सी जानकारी गूगल पर दी गई है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इन जनरल गूगल प्लेटफॉर्म पर कोई भी डिफेंस सर्विसेज की इस टाइप की जानकारी नहीं दी जाती जिससे जरा सा भी नुकसान होने का अंदेशा होता है। अब अगला सवाल आता है कि जैसे अभी 10-12 लोग पकड़े गए, उन्होंने कुछ जानकारी दी है, वो जानकारी इन 12 लोगों में से जो पकड़े गए, एक आरोपी, उसने दानिश को और उसके जो मुखबरों को, ऐसा कहा जा रहा है कि सिम कार्ड मुहैया कराए गए। तो ये क्या इशारा है? जवाब ये है इसका कि देखिए, सिम कार्ड देने का मतलब इतने सारे सिम कार्ड देना, और वो भी भारत के सिम कार्ड। तो हो सकता है कि कोई हनी ट्रैप ग्रोथ इसमें काम नहीं कर रहा था, उसका कोई इरादा नहीं था। अलग अलग नामों से आप अपनी प्रोफाइल बनाए रखते हो, उसके बाद किसी को हनी ट्रैप करते हो या जानकारी लेते हो, क्योंकि एक दूसरे से बात करने के लिए आपको फर्जी मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कल अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम कैसे साबित करेंगे कि ज्योति मल्होत्रा इस नंबर से बात करती है? ज्योति मल्होत्रा का नंबर आप साबित नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लोकेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर मोबाइल में आपके हाथ में आना चाहिए, ये भी जरूरी है। नंबर आपके हाथ में आना चाहिए, नंबर आपके नाम के साथ होना चाहिए। ये सारी चीजें कोर्ट में सबूत बनती है। आज की तारीख में हमारे पास नहीं है, या मुझे लगता है कि जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पास नहीं है, तो जो सीधे तौर पर ज्योति मल्होत्रा पर साबित कर सके कि वो ऐसी जानकारियां दे रही थी जो देश के खिलाफ थी सीधे तौर पर। लेकिन जो वीडियो इसके हैं उनको जब गहनता के साथ में देखा जाता है तो उसमें ये सबूत छिपे हुए हैं। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसमें एक आरोपी है दानिश, जो पकड़ा तो नहीं गया लेकिन पाकिस्तान चला गया। उसके खाते से एक आरोपी कुछ पैसे गजाला के खाते में ट्रांसफर किए गए। गजाला पकड़ी गई, मल्हार कोर्ट से उसके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए। अब इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि पाकिस्तान भेजने के लिए वो पाकिस्तान जाना चाहता था, तो उसने वीजा बनवाया। मतलब उसने वीजा बनवाया ज्योति मल्होत्रा का, और उसके नाम पर उसने पैसे दिए। देखिए, वो पैसे आपको दिए गए नंबर 2 में है, क्योंकि आपको वीजा मिला था। ये सब जांच है और सीधी सी बात है कि ये छोटी सी रकम है लेन देन की जो पकड़ी गई है। ऐसे में बहुत से हैं जिन्हें पकड़ना है, और जब भी ऐसे लेन देन होते हैं उनके पीछे कोई वजह होती है। जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, कोई आपको पैसे दे रहा होता है, या आप यूएई से कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उस पैसे के बदले में आप कुछ भी दे रहे होते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे स्पॉन्सर किया गया और मैंने उनके लिए इस एवज में ये काम किया। अब एक सवाल फिर आता है
इस दाल में कुछ काला नहीं, क्योंकि दाल ही काली है, क्योंकि जांच में समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान इतना बड़ा मूर्ख है या उसकी इंटेलिजेंस इतनी बड़ी मूर्ख है कि वो एक लड़की, वो भी ऐसी लड़की जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसको अपनी प्रॉपर्टी बना देते हैं और वो सारी वीडियो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है। और अगर वो लड़की जो बोली गई थी और उसका कोई हैंडलर था, उसके हैंडलर के साथ वो बहुत छोटे कपड़े पहने हुए है और वीडियो बना रही है और अपलोड कर रही है, तो क्या इंटेलिजेंस नहीं देख सकता कि वो एक्सपोज हो जाएगी? तो इसका एक और कारण है, इसमें गहराई हो सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान जानता है कि वो एक्सपोज हो जाएगी, तो लेकिन परवाह कौन करता है? इस्तेमाल करो और फेंक दो, उसे एक्सपोज होती है तो होने दो। लेकिन वो भारतीय है, वो एक हिंदू लड़की है। जब आप एक हिंदू लड़की को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो ऐसा कर रही है, तो हमारे देश में एक नैरेटिव बनेगा। वो नैरेटिव के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। एक बात और मुझे समझ में आई, जब जांच पूरी हुई तो कहा गया कि नैरेटिव वार, पाकिस्तान के प्यार दिखाने का, पाकिस्तान के प्यार को दिखाने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव स्थापित कर रहे थे कि देखो एक लड़की है जो भारतीय है, पाकिस्तान उससे प्यार करता है। कहा जाता है कि अगर आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को समझते हैं तो आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा शक्ति वाला देश है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर युवा शक्ति हमारे देश के खिलाफ जाती है तो ये सबसे खतरनाक स्थिति होगी। पाकिस्तान को लगता है कि ये एजेंडा किया जा सकता है। मैं ये एजेंडा साफ करने के लिए कह रहा हूं कि ये एजेंडा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का छद्म युद्ध है। पाकिस्तान जानता है कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान भारत से नहीं लड़ सकता, ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। इसलिए उस स्थिति में वह छद्म युद्ध लड़ता है और वो पिछले उन कहो तो 70 साल से वो यही करता आ रहा है। लेकिन 20 साल पहले उसका छद्म युद्ध अलग था और स्टाइल था। पहले हमारे देश में स्लीपर सेल एक्टिवेट करता था, या हमारे देश में घुसने के लिए बॉर्डर पर गोलियां चलाता था, या हमारे देश में वो हाथापाई करवाता, लड़ाई झगड़े करवाता था। ये इसका प्रॉक्सी वॉर स्टाइल था। अब इसका प्रॉक्सी वॉर स्टाइल अपडेटेड हो गया है। कैसे? इसे अपडेट किया गया है और यहाँ के युवाओं पर इसको फोकस किया गया है, उन युवाओं पर जो इनके लिए काम करते हैं। दो तरह से, पहला ये कि वो उनके लिए जानकारी जुटाते हैं। कैसे? क्योंकि यूट्यूबर या मीडिया से जुड़े लोग कहीं भी जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक कवरअप होता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारे चैनल के लिए है। उसी वीडियो चैनल पर वीडियो बनाते समय कवरअप के हिसाब से आप संवेदनशील जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि वो अपने YouTube चैनल पर एक नैरेटिव सेट करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान एक बढ़िया देश है। आपको बताया कि यहाँ दो तरीके थे। यहाँ तरीका था एक हिंदू महिला का इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाना। पहला, वो पहले से ही एक हिंदू महिला थी, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने वीडियो में साफ साफ बता रही थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान प्यार दिखा रहा है। और भारत में वो बता रही थी कि क्या कमियां हैं, यहाँ सेना होनी चाहिए, पुलिस यहाँ होनी चाहिए, इतने लोग मारे गए, ये एक तरीका है। तो दोनों तरह से वो नैरेटिव बना रही थी। यहाँ वो अपनी कमजोरियां भी दिखा रही थी और वहां वो अपनी ताकत दिखा रही थी। नैरेटिव बनाते हुए वो जानकारी भी दे रही थी। अब क्या होता है, जब नैरेटिव बना रहे होते हैं तो उनके पास दर्शक होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, लाखों दर्शक होते हैं। और लाखों दर्शकों में से अगर 10% भी पेड दर्शक हैं, जो पेड दर्शक हैं, जो करते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक ही बात उठाते हैं, एक ही मुद्दे को वो उठाते हैं। और जब वो मुद्दा उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है। और ये भी एक नैरेटिव वार है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान ने अपने प्रॉक्सी वार को अपडेट किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। हमने हमेशा देखा कि जासूसी के मामले में हनी ट्रैप बहुत बड़ा कारण होता है किसी को भी फंसाने का, क्योंकि कई बार पाकिस्तानी दूतावास के लोग भी पकड़े गए हैं और ये लोग अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। इसलिए हमने पाकिस्तानी दूतावास के स्टाफ को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जो पाकिस्तानी दूतावास का सवाल है ये है कि ये जासूसी का अड्डा बन गया है। दूसरी बात, क्या हनी ट्रैप एक बहुत बड़ा मुद्दा है? हनी ट्रैप आपको समझना होगा। हनी ट्रैप एक ऐसा तरीका है जहां से आपको लंबे समय तक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। और हनी ट्रैप की रणनीति बहुत गहरी होती है और ये बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो होती है। हनी ट्रैप हमेशा दो तरह से होता है। एक हनी ट्रैप ये है कि आप बॉर्डर एरिया में जहां सेना है वहां से आप कुछ संवेदनशील जानकारी हासिल करना चाहते हैं,
लेकिन आप वहां किसे हनी ट्रैप करेंगे? वहां तो कोई नहीं। आप वहां काम करने वाले लोगों को हनी ट्रैप करेंगे। और उससे भी बढ़कर उनके लिए सबसे अच्छी संपत्ति कौन है? सेना के वो कमजोर व्यक्तित्व, सेना के वो अधिकारी जिनका व्यक्तित्व कमजोर है, चाहे उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, या वो औरतों के शौकीन हो, या वो ज्यादा शराब पीते हो। ये तीन तरीके होते हैं। ऐसी ऐसे कमजोर व्यक्तित्व को ढूंढने के बाद उनको डाला जाता है हनी ट्रैप में। लड़कियों को किसी और नाम से, चाहे वो बेंगलोर की हो या पुणे की, किसी और नाम से उनको डालते हैं हनी ट्रैप के अंदर। और हनी ट्रैप की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब कोई व्यक्ति हनी ट्रैप में फंस जाता है तो आप उसे देश के साथ गद्दारी, सीधे सीधे आप गद्दारी करने के लिए नहीं कह सकते। आप उससे डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अब उसका तरीका क्या है कि किस तरह से उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए? आप कहते हैं कि आपके वीडियो बन गए हैं, मेरे पति ने उनको देखा है, मेरे भाई ने उन्हें वीडियो को देखा है, वो आपके पास आएगा। ना ना, ब्लैकमेलिंग नहीं। उसमें आप कहते हैं कि हम कुछ पैसे दे, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें 50 लाख रुपए दे दो। अब दूसरा व्यक्ति 50 लाख रुपए कैसे देगा? आप कहते हैं कि उसे थोड़ी सी जानकारी दे दो। आप कहोगे पैसे नहीं है मेरे पास इतने, तो आप उसका दूसरी तरफ जवाब आएगा कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई नहीं, आप थोड़ी सी एक बात की जानकारी दे दीजिए। और वो छोटी सी जानकारी, बहुत छोटी सी, वो कोई बड़ी जानकारी नहीं है, ना ही वो कभी आपसे शुरू में बहुत बड़ी जानकारी मांगेंगे। जब वो छोटी सी जानकारी दे दी जाती है तो वहां से चक्र बनना शुरू हो जाता है, एक क्रम शुरू हो जाता है, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, और धीरे धीरे दूसरा व्यक्ति जो हनी ट्रैप में फंस जाता है, फंसता जाता है, और वह जानकारी देता रहता है, और एक साइकिल बन जाता है। यह एक तरीका है। दूसरी संपत्तियां वो होती हैं जो आप खुद बनाते हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा, या ऐसे लोग, ऐसे युवा जो दो तरह से काम करेंगे। वो हर जगह से जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो पैसे के लालची होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने चैनल पर एक नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं। ये दूसरी तरह की संपत्तियां हैं। और हनी ट्रैप में इन संपत्तियों को फंसने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ऐसे युवा शॉर्टकट में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें अपना यूट्यूब चैनल चाहिए। देखिए, हर चीज में मेहनत लगती है, कोई घर बैठे काम नहीं होता, समय लगता है हर चीज में। आप ये नहीं कह सकते 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कोई किस्मत से पहुंच जाए तो बात अलग रही, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, हर एक काम करने में समय लगता है। और इसीलिए वो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं उन्हें ढूंढा जाता है। ये पाकिस्तान ऐसे लोगों को ढूंढता है जो शॉर्टकट अपनाते हैं, और पकड़ा जाता है। उनकी होशियारी देखी जाती है, वो एक एसेट बन जाते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये हमारी 140 करोड़ की आबादी है। हनी ट्रैप जासूस के नजरिए से अहम मुद्दा होता है, बहुत अहम मुद्दा होता है, जो ऐसे में पुलिस ज्योति मल्होत्रा की जांच कर रही है। वो भी इस बात को ध्यान में रख रही है कि हनी ट्रैप के पीछे कोई वजह थी या नहीं। इसके अलावा जिस तरह से सिम कार्ड मुहैया कराया जाता है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी जांच की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और तब हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं, वो बात अकाट्य होगी कि ज्योति मल्होत्रा इस देश के विरुद्ध कार्य कर रही थी, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।